नमस्ते बच्चों। ज्ञान केंद्र स्कूल द्वारा आयोजित इस कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम अर्जुन प्रताप सिंह राणा है। ये वीडियो कक्षा 10वीं हिंदी लोकवाणी के लिए है। पाठ का नाम सफ़र का साथी और सिरदर्द। रचनाकार हैं रामनारायण उपाध्याय जी। बच्चों, इन निर्देशों का पालन कीजिए और ज़रूरत के हिसाब से आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। रामनारायण उपाध्याय, जिनका जन्म 1918 में खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ था। बच्चों, मैंने इनकी तस्वीर को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन इनकी तस्वीर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं थी। फिर भी इनका परिचय यहाँ पे दे दिया जा रहा है। पंडित रामनारायण उपाध्याय आज़ादी के पहले के एक लघु कथाकार हैं। लघु कथा मतलब छोटी छोटी कहानियों को लिखना। आपकी भाषा शैली सरल, सहज और प्रभावशाली है। बहुत ही आसान तरीके से अपनी कहानी को लिखते हैं। आपकी व्यंग्य, ललित निबंध, रूपक, रिपोर्टाज, लघु कथाएँ, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में 30 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। हिंदी भाषा के साथ साथ लोक भाषा और विभिन्न बोलियों के संवर्धन के लिए इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। सफ़र का साथी और सिरदर्द बाय रामनारायण उपाध्याय जी। बच्चों, हम सब यात्रा पर कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। यात्राओं पर जाने के लिए अनेक साधनों का प्रयोग करते हैं, यातायात के साधनों का, जैसे हवाई जहाज़, बस, ट्रेन, रेलगाड़ी, कार वगैरह वगैरह। इस पाठ में लेखक ने, अगर मैं उनको व्यंग्यकार कहूँ तो व्यंग्यकार ने, क्योंकि ये कहानी नहीं, ये एक हास्य व्यंग्य विधा है जिसमें अपनी बात को मनोरंजक ढंग से बताया जाता है। तो इस प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में व्यंग्यकार ने रेल यात्रा में मांग कर अखबार पढ़ने वालों, अनावश्यक बात करने वालों, बिन मांगे सलाह देने वालों पर करारा व्यंग्य किया है। लेखक का तात्पर्य है कि हमें इन बुराइयों से बचना चाहिए। बच्चों, जब हम यात्रा पर जाते हैं तो हमारे जो सहयात्री, हमको तरह तरह के सहयात्री मिलते हैं जो हमारे साथ यात्रा कर रहे होते हैं। हमारे साथ मतलब वो अपनी अपनी यात्रा कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी सीट हमारी सीट के बगल में होती है। तो कुछ शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ बड़बोले होते हैं, वाचाल स्वभाव के होते हैं, और कुछ अलग ही तरीके के, हमको कई तरीके के प्रकार के लोग हमको देखने में मिलते हैं वहाँ पर सफ़र में। तो किस तरीके से वो आपको, अगर आपके सहयात्री अच्छे हुए तो समझो कि आपकी यात्रा अच्छी कट गई। लेकिन अगर आपके सहयात्री कुछ अजीब तरह के हुए, जो आपको अपनी इच्छानुसार न बाहर का दृश्य देखने दे रहे हैं, न कुछ करने दे रहे हैं, तब तो फिर आप समझिए कि आपका सफ़र का साथी सिरदर्द होगा, क्योंकि वो आपको सिर दर्द ही देगा अपनी बातचीत से। तो इस हास्य व्यंग्य में व्यंग्यकार ने इन्हीं बातों को दर्शाया है। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि जैसे आप जानते हैं कि जब हम ट्रेन सफ़र जाते हैं तो ट्रेन सफ़र के दौरान जो आनंद ट्रेन की खिड़की से बैठकर बाहर देखने में आता है। ट्रेन से यात्रा करना पर्यटन का एक आनंद देता है। ट्रेन में बैठे बैठे तरह तरह के पेड़ पौधे, हरे भरे खेत, कहीं कुछ पकी हुई फसलें, तरह तरह के पशु, आकाश में उड़ते पक्षी, न जाने कितने सुंदर दृश्य हमको दिखाई देते हैं। इसके साथ ही धरती के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। कहीं दूर दूर तक समतल प्लेन क्षेत्र है, कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, कहीं पानी से भरी हुई और कहीं सूखी हुई नदियाँ दिखाई देती हैं, कहीं पथरीला पठारी क्षेत्र, तो कहीं फल फूलों से संपन्न अच्छा बगीचा नज़रों के सामने से गुजर जाता है। और गुजरने के साथ साथ तुरंत हमारी आंखों के सामने से गायब भी होते चले जाते हैं और नया दृश्य आ जाता है। तो तभी अचानक क्या होता है, ट्रेन किसी गुफा में प्रवेश कर जाती है, एकदम अंधेरा हो जाता है। गुफा खत्म होती ही सूर्य का तेज प्रकाश दिखाई देने लगता है। तो इस तरीके से बड़ा आरामदायक ज़रिया है ट्रेन सफ़र करना, और बड़ा सस्ता भी है। इससे पर्यटन का आनंद भी मिलता है। लेकिन अगर आपके सहयात्री अच्छे ना हो तो क्या तकलीफ़ें आपको होती हैं, ये इस व्यंग्य चित्र में व्यंग्यकार ने बताया है। तो आइए बढ़ते हैं, सफ़र का साथी और सिरदर्द। बच्चों, इसकी अगली स्लाइड में मैंने इससे संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ लिखे, क्योंकि इसमें कठिन शब्द मतलब जो शब्दों के अर्थ थे ज़्यादा थे, इसलिए मुझे अगली स्लाइड का इस्तेमाल करना पड़ा। तो आपको कहीं किसी शब्द का अर्थ ठीक से पता न चल रहा हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं फिर से पीछे चलता हूँ। लेखक कहते हैं, मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद आता है। इससे चलती रेल में से पैरों के नीचे से निकल जाने वाली नदी में कल्पना में डुबकी लगाने, जो पास लगते हैं उन वृक्षों के निरंतर पीछे छूटते चले जाने, और जो दूर हैं उन भागते हुए वृक्षों का साथ निभाने में बड़ा मज़ा आता है।
बच्चों आप जानते हैं जब ट्रेन चलती है तो कभी नदी के ऊपर से चल रही है तो जैसे हमारे नीचे से नदी चली चली जा रही है। फिर जो पेड़ हैं जो हमको सामने दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है पास हैं, वो पीछे छूट जाते हैं, और जो दूर थे पेड़ वो हमारे पास आ जाते हैं। तो ये इसमें बड़ा आनंद आता है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। यात्रा में अगर कोई साथी मिल जाए तो ऐसा लगता है मानो वो मेरी निगाह चुरा रहा हो। निगाह चुरा रहा हो, इसका तात्पर्य क्या है? मतलब हमारी हरकत पे, हमारी नज़रों की हरकत पर निगाह रखना, यानी निगरानी रखना। वो देखता है हमको। मैं किसकी ओर एकटक निहारता हूँ और किसे देखकर नाक भौं सिकोड़ता हूँ। मतलब नाक भौं सिकोड़ने का मतलब क्या होता है? मतलब अप्रसन्नता प्रकट करना है। मतलब कोई हमको अच्छा लगता है तो कोई हमको अच्छा नहीं लगता है। और कौन मेरे एकांत क्षणों का अतरंग साथी है, इन सब बातों पर कोई निगाह रखे, ये मुझे कतई पसंद नहीं। बच्चों हम जानते हैं हम जब ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हम अपना काम कर रहे हैं, हम जैसे किसी को देख रहे हैं, तो मैं किसी को देख रहा हूँ, इस बात को कोई और देख रहा होता है मुझे कि मैं किसे देख रहा हूँ या मैं किससे नाराज़गी प्रकट कर रहा हूँ। यानी सबकी निगाह जैसे लगता है कि मुझ पर पड़ी हुई है, वो मेरी हर बातों को देख रहा है, हर बातों को समझने की कोशिश कर रहा है। यानी जब उसकी निगाह लगातार मुझे देख रही होती है, किसी अजनबी की निगाह, तो बड़ा अजीब सा फील होता है, ऐसा लेखक कहते हैं, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। यहाँ पे कल्पना मतलब कोई बात सोचना, निरंतर यानी लगातार, साथ निभाना, साथ देना, निगाह चुराना, नज़र की हरकत पर निगरानी रखना, एकटक बिना पलक झपकाए, निहारना, गौर से देखना, नाक भौं सिकोड़ना, अप्रसन्नता प्रकट करना, एकांत क्षणों का अकेलेपन का, और अंतरंग साथी यानी जिससे साथ मन की बातें कही जा सकें। कई बार हम अपने दोस्तों से, परिवारजनों से मन की बात कर रहे होते हैं तो बगल वाला हमारी बात सुन रहा होता है, उसके कान, उसकी आंखें हम पर लगी हुई होती हैं, तो हमको बड़ा विचित्र सा फील होता है, अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है क्यों हमारी तरफ देख रहा है। खैर, कभी कभी जब रेल की खिड़की से बाहर झांक कर दूर के दृश्य, किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूँ, जैसे सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, तभी मेरी दृष्टि उचटकर किसी वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखने में जा उलझती है। मतलब बाहर खेतों में पेड़ों के पास कोई बच्चे खेल रहे हैं, तब कैमरे की हिल जाने की तरह सारा दृश्य गायब हो जाता है और मैं सोचता ही रह जाता हूँ कि आखिर मैं देख क्या रहा था, क्योंकि ट्रेन इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि जो दृश्य मैं देख रहा था वो तुरंत आंखों से गायब हो जाता है। कभी कभी मेरी दृष्टि नदी के किनारे के सौंदर्य को निहारना चाहती है, तो इसी बीच जैसे आंख में कंकड़ी गिर जाए, ऐसे रास्ते में पहाड़ी के आ जाने से सारा दृश्य चौपट हो जाता है। आप बच्चों अनुमान लगा रहे होंगे कि हम बाहर खिड़की के बाहर देख रहे होते हैं और दूर का दृश्य दिखाई दे रहा होता है, अचानक ऐसा लगता है कि हमारे सामने से तुरंत एक पहाड़ी आ जाती है, तो जो दृश्य हम देख रहे होते हैं वो पहाड़ की नज़रों में छुप जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से व्यंग्यकार ने इन बातों को बताया है। इसके बाद कभी कभी मेरा मन उच्च आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंत के ओर शोर नापना चाहता है। यानी कभी मैं आकाश में देख रहा हूँ तो पक्षी उड़ रहे हैं तो बड़ा सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है खिड़की से। इसी बीच रेल किसी गुफा में प्रवेश कर जाती है, सुरंग में। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर दिखाया है, जैसे मैं बाहर की तरफ देख रहा हूँ, अचानक गुफा में प्रवेश कर गई सुरंग में और अंधेरा छा गया। तब लाचार मन को मन मार कर सुरंग की उस पतली लकीर में से निकलने को बाध्य होना पड़ता है। मतलब मन को जो है उस सुरंग के भीतर गुजरना पड़ता है जो मैं आसमान में देख रहा था। वैसे मुझे बस की यात्रा बिल्कुल पसंद नहीं है, कतई मतलब बिल्कुल। उसमें यह भी ज़रूरी नहीं कि बगल में बैठने वाला आदमी हमारा मनपसंद ही हो। अनेक बार तो ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ता है जो रूठी हुई पत्नी की तरह लाहक मनाने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करता, और अगर उसे प्रश्नों के जरिए छेड़खानी की जाए तो हाँ हूँ में जवाब देकर खिड़की से बाहर मुंह लटका लेता है। अब बच्चों यहाँ पे लेखक जो है वो रेल यात्रा और बस यात्रा में एक तरह से की तुलना कर रहा है। बस यात्रा में पड़ोस में जो बैठा है, बगल में जो बैठा है, तो उसकी हरकतों को बता रहा है कि ज़रूरी नहीं कि वो किस तरह से हमसे बात कर रहा है, या फिर कई बार ऐसा होता है रूठी हुई पत्नी की तरह वो बात ही नहीं करना चाहता है ऐसे, और कई बार उसे कुछ पूछा जाए तो खाली हाँ हूँ में जवाब देके खिड़की से बाहर मुँह लटका लेता है। तो कभी कभी ऐसा साथी मिल जाता है कि आप चाहे सुने या न सुने, वो अपनी बात आपको सुनाता रहेगा जब तक कि दो में से, यानी वो या आप दोनों में से कोई उतर ना जाए, इस तरह से। लेकिन मुझे सुपर फास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज़्यादा पसंद है। सुपर फास्ट ट्रेन बच्चों ऐसा ट्रेन जो हर स्टेशन पर नहीं रुकता, उसके निश्चित स्टेशन होते हैं और उन्हीं 3 4 5 स्टेशनों पे वो रुकता है, वो सुपर फास्ट ट्रेन होता है, जल्दी पहुंचा देता है। बट लेखक को सुपर फास्ट ट्रेन पसंद नहीं है, एक्सप्रेस ट्रेन पसंद है। एक्सप्रेस यानी जो हर स्टेशन पर लगभग रुकती है। कारण
क्यों ऐसा? सुपरफास्ट ट्रेन का स्वभाव उस विशिष्ट व्यक्ति की तरह होता है जो रास्ते में मिलने वाले बराबरी वालों की उपेक्षा करके बड़ों से मिलने दौड़ा जाता है। सही बात है। ये ऐसा ट्रेन जैसे वीआईपी ट्रेन है, वो बड़े स्टेशनों से ही मिलता है, छोटे स्टेशनों से नहीं मिलता। तो लेखक यहाँ मानवीकरण कर रहे हैं कि जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको बड़े लोगों से दोस्ती करना पसंद है, छोटे लोगों से दोस्ती करना पसंद नहीं होता, उन्हीं से मिलना चाहता है, उन्हीं से दोस्ती करना चाहता है। उसे आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज होता है, चाल यानी गति, जबकि एक्सप्रेस एक दोस्त की तरह दूर से स्टेशन देखकर अपनी चाल धीमी कर देता है और आपको सबको अपने हृदय में स्थान देता है। मतलब हर स्टेशन में रुकता है, जैसे स्टेशन दिखा ट्रेन रुक जाती है, और जो भी स्टेशन पे होता है सबको अपने में समा लेती है, सबसे दोस्ती कर लेती है, सबको अपने हृदय में स्थान देती है। और जब चलती है तो इस कदर धीरे धीरे, जैसे कोई एक मित्र दूसरे मित्र से विदा ले रहा हो। अपने को तो भाई साहब रेल की खिड़की से दुनिया देखने में बड़ा मज़ा आता है। ऐसे लगता है जैसे शीशे में से डिब्बे वाला बायोस्कोप देख रहे हो। डिब्बे वाला बायोस्कोप पुराने ज़माने में बच्चों मेला लगता था, मेले में ऐसा बायोस्कोप दिखाने वाले लोग आते थे जो डब्बे के अंदर एक छोटी सी शीशी से हमको दृश्य दिखाया करते थे, छोटी सी टीवी जैसा हुआ करता था वो। तो यही बायोस्कोप है। लेकिन कोई देखने दे तब ना। जैसे ही आपने पाँव रखा और अपनी सीट पर बैठे कि सामने की सीट पर बैठा यात्री आपके झोले में से झांकते अखबार की ओर देखकर पूछेगा, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? अब जो अखबार आप पढ़ने के लिए लाए थे अपना, जब तक कि आप पढ़ते सामने वाला आपसे मांग लेता है। आप ना भी नहीं बोल सकते। भले ही आपने उस अखबार को अभी अभी खरीदा हो और उसे खोलकर पढ़ना तो दूर, पन्ने पलट कर भी ना देखा हो, लेकिन आपकी उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अखबार सामने वाले के हाथों में होगा। अब आपकी स्थिति मांगने वालों की हो जाएगी। मतलब आप दान करता थे, लेकिन अब आप लेन करता यानी लेने वाले हो जाएंगे। अब आपको तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक सामने वाला अखबार पढ़ ना ले। अब आपकी स्थिति मांगने वालों की हो जाएगी और आप उत्सुकता से राह देखेंगे कि समाचार पत्र अब लौटे कि तभी वो सज्जन एक जम्हाई लेकर उसे बेतरतीबी से मोड़ते हुए, यानी एकदम उलट पुलट बिना किसी उसके क्रम के मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वालों की ओर शान से बढ़ा देगा, मानो समाचार पत्र आपका नहीं उसकी संपत्ति हो। मतलब आप ही का अखबार किसी और के पास। देखते देखते समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटते रहते हैं। कोई ये पेज पढ़ रहा है, कोई स्पोर्ट्स का पेज पढ़ रहा है, कोई फिल्म वाला पेज पढ़ रहा है, कोई राजनीति का पेज पढ़ रहा है, और पन्ने आपके पेपरों के अलग अलग हिस्से हो जाते हैं। यह है कि एक समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा रेल की यात्रा करते समय लगाया जा सकता है। कोई ललित निबंध तो कोई संपादकीय पन्ने पर अपनी सीट झाड़ता नजर आएगा, कोई समाचार पत्र फैलाकर उस पर भोजन करता दिखाई देगा। बेचारे समाचार पत्र वाले ने भी नहीं सोचा होगा कि उसके पत्र के इतने उपयोग हो सकते हैं। सही कहा बच्चों, समाचार पत्र के इतने सारे उपयोग। इन सब से परेशान होकर जब आप पीछे की ओर सिर टिकाकर कुछ क्षण आराम करना चाहेंगे तो इसी बीच सामने से एक प्रश्न उछलेगा। मतलब जैसे आप आराम करना चाहते हैं, रिलैक्स होकर शांत से सोना चाहते हैं, खोना चाहते हैं अपनी बातों में, तब तक कोई सहयात्री आपसे पूछेगा, कहाँ तक चल रहे हैं? आप अनमने मन से कहेंगे, भोपाल तक। पूछेंगे, भोपाल? गाड़ी कितने बजे तक पहुँचती है? कहेंगे 3:15 बजे। उनका तर्क होगा, पहले तो 4 बजे पहुँचती थी। कहा, टाइम बदल गया। मतलब सवालों के इतने से बौछार आते हैं बेमतलब के कि हम चाहें भी तो आराम नहीं कर पाते, हमको जवाब देना पड़ जाता है। बोले, गाड़ी में तो कई जगह चैन पुलिंग होती है। चैन पुलिंग यानी चैन खींच लेना, कोई भी यात्री चैन खींच लेता है तो जिसकी वजह से गाड़ी रुक जाती है। आज की तारीख में पहुंच जाए यही गनीमत है। गनीमत मतलब संतोष की बात। आप सोचेंगे चलो चर्चा का अंत हुआ, तभी तीर की तरफ फिर एक प्रश्न, आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल? कहा, हबीबगंज। पूछा, हबीबगंज क्यों? अरे भाई, मुझे हबीबगंज उतरना है तो हबीबगंज उतरूँगा। लेकिन वो पूछेगा क्यों? हम कहेंगे वहाँ से तुलसी नगर पास पड़ता है। तो वो कहेंगे, चिढ़कर कहेंगे, क्या खाक पास पड़ता है? ऑटो वाला 5-7 रुपये ऐंठ लेगा, इससे तो अच्छा है कि आप भोपाल स्टेशन उतरते, वहाँ से 4 कदम चलने पर टेम्पो मिल जाता है जो 50 पैसे में टीटी नगर और फिर 50 पैसे में तुलसी नगर, तुलसी तो क्या अरोरा कॉलोनी यानी उसके भी आगे उतार देता है। सोचा कहीं ये पुनः हबीबगंज स्टेशन ले जाकर वहाँ से वापस ट्रेन में ना बिठा दें, इसलिए चुप्पी साध कर बैठ गया, निश्चल अचल चुपचाप। मतलब उसके सवाल जारी है। अगर आप यात्रा पर हैं तो आपको सहयात्री के प्रश्नों का जवाब देना ही होगा। फिर पूछा, भोपाल में क्या करते हैं? मैंने कहा, मीटिंग में जा रहा हूँ। वे कहना शुरू कर देंगे, अपन तो वल्लभ भवन के अकाउंट सेक्शन में है, लोगों के बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है, रहने को ठाठ से सरकारी क्वार्टर मिलता है, बीवी और 2 बच्चे। देखिए,
ना तो मैंने उसे कुछ पूछा, ना मैंने उसे कुछ जानना चाहा लेखक ने, लेकिन वो अपनी बात बताए चला जा रहा है कि यहाँ काम करता है, इतना बीवी है, ये बीवी है, इतने बच्चे हैं, इस तरह से। यानी परेशान करने वाले लोग आपको मिलते ही रहते हैं। बच्चों, ये व्यंग हिस्सा जो है काफ़ी बड़ा है, इसलिए ये अगले भाग तक भी जाएगा। तो अभी तक के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, फिर देखते हैं अगले भाग में लेखक अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, ये यात्री उसे इसी तरह से परेशान करते रहते हैं। इसकी जानकारी हमको अगले वीडियो में मिलेगी। धन्यवाद, शुक्रिया।